तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है एटम्स। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, वो है न्यूक्लियस। एटम बेसिकली वैसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एटम में न्यूक्लियस होता है और फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हटा दो एटम में से तो क्या बचेगा, बस न्यूक्लियस बचेगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में, वो कहाँ है, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है ना। अच्छा, एटम, पहला जो शब्द एटम आया था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से। क्लास 9 में तुम लोग पढ़े हो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने 1808 में, कब, 1808 में एक थ्योरी प्रपोज की। उसमें इसने ये कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि हम एक ऐसे पार्ट पे पहुंचेंगे उस मैटर के जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना। उसने उस पार्ट को बोला एटम। वैसे तो उतना छोटा वो भी डिवाइड नहीं कर पाया होगा ना, उसने एक थ्योरेटिकल बात बोली। क्या बोला, एक थ्योरेटिकल बात बताया उसने कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक समय हम ऐसे पार्ट पे पहुंचेंगे जहां पर के मैटर को फर्दर डिवाइड ना कर सके, है ना। इसीलिए उसने उसका नाम दिया था एटॉम। मतलब ए मतलब नॉट, टॉम मतलब डिविजिबल, समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, और डाल्टन 1808 में जब ये बताया था तो समझो 35-40 साल का होगा। इतना मैच्योर होने के बाद ही ना कोई बात बोलेगा। मरवर गया, साल आया 1897, 1897। कितना साल बाद, लगभग है ना 85 साल के बाद, है ना 80, 85, 90 साल के बाद एक आदमी था, उसका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था, जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन। क्या डिस्कवर किया, ये बात हम सबको मालूम है, क्लास 9 में पढ़े थे कभी। ठीक है, उसने क्या किया कि एक इवैक्यूएटेड ग्लास का चेंबर लिया और उसमें अलग अलग गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया। उससे उसने देखा कि स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं। उन स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स का जब उसने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला तो अलग अलग गैसेस के लिए वो चार्ज बाय मास रेशियो का क्या है, सेम है। चाहे हाइड्रोजन लिए कि चाहे कोई भी गैस लिए, नाइट्रोजन लिए, सबके लिए एक ही आ रहा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन चाहे गैस लें चाहे नाइट्रोजन गैस लें, सब में वही स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, है कि नहीं, बात समझ कि नहीं है। उसने उस नेगेटिव स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। ठीक है ना। ये पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया। आई बात समझ में नहीं है। जो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल पहला क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला। किसको मिला, जे थॉमसन को मिला। कब मिला, 1897 में। ठीक है। अच्छा, डाल्टन ने जो ये बात बोली थी कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, ये बात गलत साबित हुआ यहाँ से, है ना, क्योंकि उसने खोज लिया कि एटम का भी एक पार्ट है और इलेक्ट्रॉन काफी छोटा पार्ट है, एक पार्टिकल जैसा है। जे थॉमसन ने ऐसा बताया। अच्छा, ये बात हमेशा से सबको मालूम था ना कि ओवरऑल मैटर कैसा होता है, न्यूट्रल। जैसे कि अगर हमने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, तो मार्कर न्यूट्रल है। चार्ज होता तो हमको एक स्टैटिक करंट लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम नल वाल को छुओ ना, तुमको मोमेंटरीली शॉक लगेगा। ऐसा कभी कभी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ ना हुआ हो, पर बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कभी कोई नल या कोई मेटल को छुए तो मोमेंटरीली इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो और फिर लगे अरे इसमें तो करंट है, लेकिन तुम दोबारा से छुओगे तो तुमको शॉक नहीं लगेगा। ऐसा हम तो एक्सपीरियंस किए अपने लाइफ में कई बार। उसमें होता क्या है कि जो तुम्हारा मेटल है वैसे तो है वो न्यूट्रल, पर मान लो कि टेम्परेचर की वजह से, हवा के घर्षण की वजह से वो चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। अब चार्ज की प्रवृत्ति होती है, उसका नेचर होता है कि उसको धरती में समाना है, अर्थिंग। क्या होना है उसको, अर्थिंग होना है। उसका चार्ज का नेचर है कि उसको कहाँ जाना है, अर्थ में जाना है। ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है ना कि अब जब हम उस नल को छुएंगे तो उस पर जो चार्ज है वो हमारे बॉडी के जरिए कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो चार्ज हमारे बॉडी के थ्रू ट्रैवल करता है। चार्ज जब मूव करेगा तो करंट जनरेट होगा, पढ़ा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में।
उस वजह से, उस करंट के वजह से जो मोमेंटरली हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से हमको शॉक लगता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक क्या बोलेंगे तुमको, शॉक लग गया, ठीक है। अच्छा, तो डाल्टन ने बताया 1808 में एटम से हम छोटा नहीं कर सकते। जे थॉमसन ने 1897 में बता दिया कि भाई एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल कम से कम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, प्रोटॉन की तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, और तब लोगों को मालूम था कि जो भी मैटर है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जैसे मार्कर मेरे हाथ में कैसा है? न्यूट्रल। अच्छा, ये मार्कर बहुत छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ देंगे तो एटम एक मिलेगा। अब ये पूरा मार्कर न्यूट्रल है, इसका मतलब हर एक एटम न्यूट्रल होगा तब ना ओवरऑल मार्कर न्यूट्रल है। हर एक एटम का न्यूट्रल होना जरूरी है इस पूरे ओवरऑल मार्कर को न्यूट्रल होने के लिए। इसका मतलब एटम न्यूट्रल है कि चार्ज्ड है? न्यूट्रल है। कैसा है? तो ये बात तब के लोगों को भी मालूम था कि एटम कैसा है? न्यूट्रल है, पर तब तक किसी ने एटम को देखा नहीं था। एटम को देखना अभी मुश्किल, क्योंकि एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। अभी हम लोग एटम की साइज की बात करेंगे, फिर देखेंगे कितना छोटा है वो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जान लो कि इतना छोटा है कि उसको देखना बहुत मुश्किल है, वो भी 1897 में, आज से 130-40 साल पहले, लगभग आज से 130 साल पहले। आई बात समझ में नहीं है? तो इट वाज, द वर्ल्ड वाज नॉट डेवलप्ड एज मच एज इट इज टुडे। इस वजह से देखो, तो तब लोगों को ना, देखो तब लोग मॉडल बनाते, अभी भी क्या करते, जैसे कि हम किसी को देखते नहीं ना है, तो हम अभी हमको जो एविडेंस मिला है उस हिसाब से मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाते पेपर पे, अपने दिमाग में। ऐसा हो सकता है कि हकीकत में वो चीज़ वैसा ना हो, पर हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं ताकि हम नेचर को समझ सकें। तो सबसे पहला जो एटम की को डिस्क्राइब करने की कि एटम कैसा है, वो एटम लिया किसने? जे थॉमसन ने, है ना। अच्छा, तो हेडिंग दो, जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, याद रहे कि इस समय तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, नोबडी न्यू अबाउट प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, तो थॉमसन ने ऐसा बताया, उसका जो मॉडल है ना, उसने प्रपोज किया कि ऐसा हो सकता है कि जो एटम है ना, एक तो स्फेरिकल हो। कैसा हो? स्फेरिकल हो, और उसमें जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो कहीं कहीं एम्बेडेड हो, कहीं कहीं क्या हो? एम्बेडेड हो। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ओवरऑल एटम को न्यूट्रल होने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसका जो बल्क है वो बना दे। जैसे कि देखो, उसने इस बात को समझाया एक मॉडल जिसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। और हम लोग उसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, है ना। उसको वाटरमेलन मॉडल से भी, इससे भी समझ सकते हैं। ये मॉडल गलत है ना, इसको मतलब कुछ दिन के बाद ही फेल कर गया ना। नोबडी, मतलब अभी जब डिस्कवरी बाद में हुआ तो ये मॉडल चला गया डस्टबिन में, क्योंकि एटम ऐसा होता ही नहीं। पर उस जमाने में अगर हम टाइम में पीछे चलें और हम जे थॉमसन के ज़माने में रह रहे हैं, उसने एक मॉडल दिया और हम पूछे भैया बताइए एटम कैसा है, तो वो बताएगा कैसे कि देखिए एटम ना एक तरबूज जैसा है। किस जैसा है? तरबूज, वाटरमेलन जैसा है ना। अच्छा, हम सब ने वाटरमेलन खाया है। अच्छा, जो हरा स्किन वाला वाटरमेलन होता है वो थोड़ा सा गोल होता है, स्फेरिकल टाइप से होता है। और जो काफी जो डार्क ग्रीन वाला है वो लंबा टाइप से होता है, ठीक है। अरे पतला चमड़ा वाला हरा वाला आप देख, थोड़ा महंगा मिलता है ना। अच्छा, अब यहाँ देखो, खैर जो भी हो, जैसा वाला भी तुम वाटरमेलन पसंद करते हैं ना। अब यहाँ देखो, वाटरमेलन का जो फ्लैश है, जो रेड वाला पार्ट है, वो पूरा हर जगह है कि नहीं है? तो बोलेंगे वो उसका बल्क है। वो उसका क्या है? बल्क, ठीक है। और उसका जो बीज है कहीं कहीं है, तो बोलेंगे एम्बेडेड है। कैसा है? और डिस्क्रीट है। आई बात समझ में नहीं है? एम्बेडेड है और डिस्क्रीट है। और उसका जो फ्लैश है वो हर जगह है, तो बोलेंगे
वाटरमेलन का बल्क किसका बना हुआ है? फ्लैश का, रेड वाले फ्लैश का। और जो उसका सीड है, ब्लैक वाला सीड, कहीं कहीं पर क्या है? एम्बेडेड है। तो इट इज डिस्क्रीटली एम्बेडेड। तो उसने एटम को ऐसा ही समझाया कि तुम एटम को समझो एक वाटरमेलन जैसा। किसके जैसा? और उसका जो रेड वाला जो उसका जो ब्लैक वाला जो सीड है, उसको तुम समझो इलेक्ट्रॉन जैसा। कैसा समझो? कि इलेक्ट्रॉन जैसे वाटरमेलन में सीड्स अलग अलग जगह पे एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर कैसा है? एम्बेडेड है, डिस्क्रीटली। अच्छा, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो पूरे एटम को तो नेगेटिवली चार्ज बना देगा ना। तो उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज फिर कहाँ है ना? वेयर इज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तब के लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं जानते थे। तब के लोग, अच्छा, थॉमसन तक तो आकर के इलेक्ट्रॉन पता चल गया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज है। बात में कि नहीं है? लेकिन तब प्रोटॉन के बारे में मालूम नहीं था। तब पता, तो तब लोग चार्ज के बारे में कैसे जानते? तब जानते थे बॉडी के हिसाब से, ये पॉजिटिवली चार्ज पूरा बॉडी है और ये नेगेटिवली चार्ज पूरा बॉडी है। बात समझ नहीं है? तुम समझ रहे हो तब का मतलब की थिंकिंग? ठीक है। अच्छा, तो उसका मतलब है कि तब वो लोग ये नहीं जानते थे कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी कुछ होता है। वो सिर्फ क्या जानते थे? पॉजिटिव चार्ज पूरा बॉडी। तो थॉमसन ने ये कहा कि उसका जो रेड वाला जो फ्लैश है ना, जो उसका जो रेड वाला फ्लैश है, वो पूरा का पूरा क्या बना रहा है? पॉजिटिव बना रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन है कहीं कहीं है, क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन खो जाता है, ये वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जितना ओवरऑल नेगेटिव चार्ज दे रहा है इलेक्ट्रॉन मिला करके, ये जो पॉजिटिवली जो उसका जो एटम का जो बल्क है, वो उसको काउंटर करके क्या बना दे रहा है? न्यूट्रल। क्या बना दे रहा है? अच्छा, तो इससे ये पता चलता है ना कि जैसे तरबूज खोखला है कि भरा हुआ है? भरा खोखला तरबूज तुम कभी लोगे क्या? क्या खाओगे फिर, है ना? नहीं समझ में आया? तो उसी तरह से अगर तरबूज जैसा ही मॉडल उसने बताया, तो एटम को होना चाहिए था पूरी तरह से भरा हुआ। कैसा होना चाहिए था? और यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए थी हर जगह, मतलब हर जगह बराबर बराबर मास, मतलब कसा होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन जब फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ तो ऐसा देखा गया कि एटम का अक्सर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा खाली है। ठीक है। तो चलो तुम इसको लिख लो, है ना? इसी को बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है ना? पहले लिख लो, इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। अच्छा, इसी को ना देखो, इसी को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो, पुडिंग ना, जैसे कि हम लोग मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे खीर समझते हैं, अब तो कल्चर के हिसाब से ना शब्द बदल जाता है और मीनिंग बदल जाता है। जिसको वो पुडिंग बोलता है, पुडिंग कुछ और चीज होता है, खीर कुछ और चीज होता है, बनाने की रेसिपी अलग अलग होती है। पर हम समझ सकते हैं कि कुछ कुछ वैसा ही है। जैसे कि उसको, हाँ, जो इसी मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल से भी समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या ना, जैसे कि मान लो खीर है, कैसा है? खीर है, तो खीर को पुडिंग समझ लो, पॉरिज। ठीक है ना? अच्छा, तो खीर में जो उसका पूरा बल्क है, उसका जो बल्क है ना, जिसको तुम खाते हैं, उसको उसने बोला पॉजिटिव। कैसा बोला? और जहां जहां हम ड्राई फ्रूट डालते हैं ना, डिस्क्रीटली एम्बेडेड, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओवरऑल कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो सेम मॉडल। ठीक है, लिखो। हम आते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में। कहाँ आ जाते हैं? अर्ली 20th सेंचुरी में। उस जमाने में एक तोप हुआ करते थे, उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखो ये नाम था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है। इनसे मिलने आए। अच्छा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ना, वो इस मामले में काम कर रहा था कि उसको पता करना था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। हमको आज 2026 में मालूम है, और ये बात हम तुमको जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ाए थे, तो अल्फा पार्टिकल में बता चुके कि व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? इट इज अ हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, है ना? बताएंगे नहीं बताएं कि हीलियम 2 पॉजिटिव आयन? तब रदरफोर्ड को मालूम नहीं था, नोबडी न्यू।
अच्छा, एक तरह के देखो पार्टिकल्स बेसिकली उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया कि ऐसे तो उसके हाथ में थोड़ी दे दिया देखो ये अल्फा पार्टिकल है। दे मतलब ऑब्जर्व स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है ना, कुछ रे जा रहे थे किसी इवैक्यूएटेड चैम्बर में, तो उसको देखे कह रहे कुछ रे हैं, तो उनको उनको नाम दे दी कि अभी इसका नाम नहीं पता तो इसको हम अल्फा बोल रहे हैं। अभी जब तक नाम नहीं पता था तो उसको क्या बोल दिया, अल्फा पार्टिकल बोल दिया। बाद में पता चल गया अरे ये तो हीलियम 2 पॉजिटिव आयन है। अभी जब नाम पड़ गया तो पड़ गया। आई बात समझ में नहीं है? यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? एक इवैक्यूएटेड चैम्बर था, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ रेस को जाता हुआ दिखा, ठीक है ना। अब ये नहीं पता कि ये रेस किससे बने हुए, तो तब तक के लिए क्या नाम रख दिया, जैसे मैथ्स में बोलते हैं लेट इट बी एक्स, तो उन्होंने क्या रख दिया, लेट इट बी अल्फा पार्टिकल। अब आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वो चीज क्या है, बाद में कभी आइडेंटिफाई हुआ कि बेसिकली क्या है, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। तो और रदरफोर्ड है ना, वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में काम कर रहा था, ठीक है। और तब ना जर्मनी वाज रियली एडवांसिंग इन फिजिक्स, है ना। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करते हिरोशिमा एंड नागासाकी पर, है कि नहीं, 1944 में। देखो हम बोल रहे हैं कि जर्मनी देखो काफी एडवांस था अपने 19th सेंचुरी में ना थ्योरेटिकल फिजिक्स में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक मेजर पावर था कि नहीं था। जंग कब खत्म हुई, जब अमेरिका वालों ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। तुम ये बोलोगे सर अगर सबसे बड़ा दुश्मन जर्मनी था तो जर्मनी पे क्यों नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया, लेकिन तब तक जर्मनी सरेंडर कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये बॉम्ब बना लिए थे और जापान तो सरेंडर नहीं किया था, तो बॉम्ब को इस्तेमाल कर टेस्ट भी करना था पॉपुलेशन पर, ठीक है। तो टेस्ट कर लिए जापानीज के लोगों के ऊपर, ठीक है। अच्छा पता है अमेरिकन साइंटिस्ट मतलब अमेरिकन जो जो इंटेलिजेंस है या उनकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनका जो गवर्नमेंट है, उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का आइडिया कहाँ से आया, जर्मन साइंटिस्ट से। देखो जर्मनी के जो साइंटिस्ट है ना 1939 के अराउंड, वो बिस्मथ के जो उसका जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ने में कामयाब हो गया था, ठीक है। और एक न्यूक्लियस टूटेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, आगे देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिलहाल ये समझो कि एक न्यूक्लियस को तोड़ के जो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो उसने बिस्मथ के साथ ऐसा कर लिया था। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप यही था कि अगर किसी हेवियर न्यूक्लियस से ऐसा कर ले तो बॉम्ब ही बन सकता है। तो ये काम पहले जर्मन साइंटिस्ट ने कर लिया था, पर वो यूरेनियम के साथ नहीं कर पाए थे। और ये चीज जब मतलब कि अमेरिकन वालों को पता चला तो इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, समझे कि नहीं है, इमरजेंसी हो गई कि अरे अब वो तो बना ही लेंगे, इसलिए होड़ लगा कि यही लोग पहले बना लिया। आई बात समझ कि नहीं है, ठीक है ना। अर्जेंसी या इमरजेंसी इज द मदर ऑफ नीड ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो बोल सकते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। तो इन्वेंशन कर लिया इसका बॉम्ब का। खैर तो देखो हम इसलिए बताना चाहते हैं कि जर्मन्स वे रियली एडवांस, ठीक है। तो अभी तो हम लोग अर्ली 19th सेंचुरी में थे ना, अभी तो कुछ देर के लिए 1944 में आ गए, मिड 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में आ गए। अर्ली 20th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हांस गाइजर। क्या नाम था? हांस गाइजर। नाम से ही तुमको पता चले जर्मन है, हांस लगा हुआ है ना, हांस गाइजर। अच्छा ये ना किसी काम से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर आया हुआ था रदरफोर्ड से मुलाकात करने के लिए। अच्छा रदरफोर्ड अपने उस जमाने में बहुत बड़ा तोप था ना फिजिसिस्ट में, और हांस गाइजर से मुलाकात करने के बाद ये भी बहुत ज्यादा एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल था। रदरफोर्ड उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि वो बोला कि भाई आप यहीं रह करके ना मेरे साथ रिसर्च कीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में रह करके। जर्मनी से वो आया था मुलाकात करने के लिए रदरफोर्ड से। तो हांस गाइजर रुक गया। 1906 की बात बता रहे, 1906 की बात है ना। और ये लोग उसी अल्फा वाले अल्फा पार्टिकल्स किस चीज से बने उसके डिस्कवरी में काम करते बाद में पता चल गया कि किस चीज से बने, है ना, ठीक है। अच्छा इस बीच तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड तो तुम्हारा मेंटोर है, गुरु। अच्छा हांस गाइजर भी अपने आप में एक फिजिसिस्ट था, लेकिन इतना बड़ा तोप नहीं था। तो ये था सीनियर रिसर्चर। क्या नाम था? मतलब जो उसको ही वाज द सीनियर रिसर्च एसोसिएट ऑफ रदरफोर्ड। अच्छा
जैसे कि अभी तुम ग्रेजुएशन करोगे ना, या एमटेक करोगे या पीएचडी करोगे, तो तुमको किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो इनका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था अर्नेस्ट मार्सडेन। उसका भी नाम मतलब उसका भी टाइटल में अर्नेस्ट ही था। आप लोग ये शायद ट्राइबल मतलब ये टैग हो सकता है, ठीक है। ये मेंटोर, ये सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है। साल था 1909, साल था 1909, ठीक है। रदरफोर्ड के दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट आया। मेंटोर यही करते हैं, उनके दिमाग में कुछ आता है, वो बोलते तुम लोग करो, ठीक है। लेकिन सोचिए इसके पास इतना दिमाग था कि ऐसा कुछ करने बोला। इंडिया में तुम पीएचडी करोगे तो तुम्हारा वो तो कुछ करता ही नहीं ना, कुछ बताता है जो सब कुछ तुमको काम करना पड़ता, बाद में बस क्रेडिट लेता तुमसे, ठीक है ना। लेकिन दे वेयर मतलब तभी ना यूरोप इतना आगे बढ़ा, अभी भी हम लोग से इतना आगे है, क्योंकि दे वेयर वेरी ऑनेस्ट अबाउट देयर वर्क। अर्नेस्ट मार्सडेन सॉरी रदरफोर्ड एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट सोचा और गाइजर और मार्सडेन को बोला क्या कि देखो मेरे दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट है, इसको करके देखते देखते कैसा क्या होता है। अच्छा, वो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। ये एक्सपेरिमेंट है ना, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट क्या है बताते हैं। अच्छा, 1909 से लेकर के 1911 तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा और बहुत सारे उसके फाइंडिंग्स आए। उन फाइंडिंग्स के हेल्प से जो एटम का जो हम लोग जिस मॉडल सबसे ज्यादा मतलब हम लोग जिससे ज्यादा परिचित है ना, वही मॉडल है जो रदरफोर्ड ने खोजा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट क्या था, तो हेडिंग दो, गोल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल। हाँ, या तुम उसके आगे लगा सकते हो गोल्ड फॉइल भी, क्या लगा सकते हो, गोल्ड फॉइल भी, ठीक है ना। अच्छा देखो, पेन में छोड़ो है ना, इसको एकदम स्टोरी जैसे देखो, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक गोल्ड का फॉइल लिया। क्या लिया, देखो इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना भी बहुत ही मतलब कि मुश्किल था, अब बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए था और स्किलमैनशिप चाहिए था इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए। अच्छा, यही एक्सपेरिमेंट न्यू रखा था जिस मॉडल्स को अभी एक्सेप्टेंस मिला हुआ है और जिस मॉडल से स्कूल के बच्चे ज्यादा क्या है परिचित है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, देखो हम अभी बोर्ड पे तो फौरन से बना देंगे, लेकिन करने में तो हालत खराब होता है ना, ये सब कुछ देखो अभी कितना लेना पड़ेगा। उन्होंने लिया एक गोल्ड फॉइल। क्या लिया, गोल्ड का फॉइल लिया। थिकनेस सुनोगे तो दंग रह जाओगे। गोल्ड फॉइल, इतना पतला गोल्ड फॉइल लिया कि बस फ्यू एटॉमिक थिकनेस का हो, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो 2 एटॉमिक थिकनेस का हम गोल्ड फॉइल लें, इतना ही पतला बना ही नहीं बनेगा, तो हम बना रहे इतना मोटा, लेकिन 2-3 एटम अगर बस थिक हो, सोचो कितना पतला होगा गोल्ड फाइल। तो गोल्ड फाइल का थिकनेस ना दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इस बात को इमेजिन करना मुश्किल है कि कितना पतला है। एक देखो, 1 मीटर का 100 हिस्सा करोगे ना, तो तुमको मिलेगा 10⁻⁻2 और वो होता है 1 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर मेरे पास स्केल है, देखो स्केल है, ठीक है। ये देख रहे हो, इतना पतला है 10⁻⁻2, इतना पतला। अच्छा, उसको फिर 10 हिस्सा डिवाइड करो, उस छोटे हिस्से को 10 हिस्सों में डिवाइड करो, एक हिस्सा हो जाएगा 10⁻3, बहुत छोटा है ना, मेरे 2 उंगलियों के बीच अभी जितना थिकनेस है। अच्छा, इसको भी फिर 10 हिस्से में डिवाइड कर, छोटा छोटा छोटा, तो हो जाएगा 10⁻⁴, उसका एक हिस्सा। फिर वो जो एक छोटा हिस्सा होगा
उसको फिर 10 इक्वल हिस्से में डिवाइड करो, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -5। वो जो सब इतना छोटा हिस्सा है उसको फिर 10 इक्वल हिस्से में डिवाइड करो, फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा 10 टू द पावर -6, अभी 6 में पहुंचे हैं। वो जो बहुत तनी मनी सा, जो बहुत ही छोटा हिस्सा, जो कि अब हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, उसका भी 10 हिस्सा और करो, फिर उसका एक हिस्सा हियर, जो कि हमने इतने मोटे मार्कर से बना रखा है, ठीक है ना। आए बात समझ में नहीं है, ठीक है। सोचो कितना पतला, इसलिए बोलते हैं कि इट वाज ओनली अ फ्यू एटॉमिक थिकनेस वाला फॉइल था। तो सबसे पहले इतना पतला फाइल बनाने में ही तो हालत खराब हो गया होगा कि बनाएंगे कैसे, उसको बनाएंगे तो बनाएंगे, तो सपोर्ट कैसे करेंगे, फॉरेस्ट टूट गिर जाएगा। उसको ना ऐसे 2 लेड ब्रिक से ऐसा सपोर्ट भी किया गया, तो वो हम बनाए नहीं, यहाँ पर सपोर्ट के साथ इसको खड़ा किया गया। आया बात समझ में नहीं है। तो हम लोग चीजों को जितने आसानी से पढ़ लेते हैं ना, तो चीजें उतनी आसानी से डिस्कवर नहीं हुआ है। आया बात समझ में नहीं है। अच्छा, तो गोल्ड फाइल को पहले इतना पतला बनाना ही इट वाज वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक बोला कि हम एक गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गन बनाते हैं, जो कि अल्फा पार्टिकल शूट करेगा, ठीक है। अब बंदूक में गोली भर के तो मारना आसान है, क्योंकि लेकिन अल्फा पार्टिकल कैसे गन बनाओगे? तो उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करते हैं ना, वो डिसइंटीग्रेट करते, क्या करते हैं, मतलब अपने आप टूटता है और टूट के कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें से। तो उस टाइम पे उन्होंने लिया रेडियम। क्या लिया? रेडियम। वैसे अभी अगर एक्सपेरिमेंट होगा तो पोलोनियम भी ले सकते हैं, बिस्मथ भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिया रेडियम। क्या लिया? रेडियम लिया, ठीक है ना। तो उन्होंने एक रेडियम का मास लिया, ये रेडियम का मास है, ठीक है। आई बात समझ नहीं है। अच्छा, अब ये रेडियम क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। क्या करता है? और हर तरफ अल्फा पार्टिकल निकलेगा, हर तरफ। लेकिन हमको तो भेजना किधर, इधर भेजना है ना, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या किया कि एक लेड के बॉक्स में भर दिया इसको। ये तुम्हारा लेड बॉक्स, क्या है? लेड बॉक्स, ठीक है। अच्छा, लेड बॉक्स क्या करता है ना, वो ये जो रेडियो एक्टिव मतलब कि जो एमिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? कहीं न्यूक्लियर अगर कहीं बॉम्ब फटेगा ना, और तुम किसी लेड बॉक्स के अंदर भर अपने आप को रख सकते हो, रख पाओ तो अपने आप को लेड बॉक्स के अंदर घुसा लेना, ठीक है ना। लेकिन तुम ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक, ये भी हो सकता है कि जो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स है उसमें क्या कर लो, लेड के ब्रिक्स चिपका लो। खैर, लेड बॉक्स के अंदर क्या कर लिया, भर लिया। अब देखो, अब भले इधर फेंक रहा होगा तो इधर वाले तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो सामने जो है उसको तो रोकने के लिए कोई नहीं, तो सामने से जाएगा। अच्छा, अभी भी देखो एक इतना बड़ा एंगल है कि नहीं है, उससे भी उसको और नैरो करना है। उन्होंने इस्तेमाल किया कुछ और लेड ब्रिक्स, देखो इस्तेमाल किया ऐसा, देखो इतना पतला। देखो हम बना रहे मोटा, क्योंकि अगर हम छोटा बनाएंगे तो अब दिखेगा नहीं, ठीक है ना। इतना इतना बड़ा नहीं था, है ना वहां पर। ये भी लेड ब्रिक्स हैं। क्या है? लेड ब्रिक्स हैं, और इनको बोला जाता है कॉलीमेटर। क्या बोला जाता है? कॉलीमेटर बोला जाता है ना, इनको बोला जाता है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर मतलब बस कॉलीमेट जो करे ना, कॉलीमेट का मतलब होता है एक लाइन में जो बनाए, उसको बोलते हैं कॉलीमेट करना। उसको क्या बोलते हैं? कॉलीमेट करना, कॉलीमेट करना। इसी वजह से जो लाइन में, एक लाइन में कर्व है उसको क्या बोलेंगे? कॉलीमेटर। अच्छा, अब देखो, अब क्या होगा कि ये लेड बॉक्स, ये जो रेडियम है अंदर, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये वाला, यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया था रेडियम। हम कुछ भी रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, पोलोनियम भी कर सकते हैं, बिस्मथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट करता है। क्या डिसइंटीग्रेट करता है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो देखो, अब होगा क्या कि अल्फा पार्टिकल जो है वो ऐसे निकलेंगे, दो ऐसे, ऐसा ऐसा, एक ही लाइन में निकले नहीं निकलेगा। जो थोड़ा सा इधर उधर भी जाएगा तो ये लेड के ब्रिक्स रोक लेंगे उसको, इधर वाले तो पूरी तरह से रुक ही गए हैं। अच्छा,
प्रॉब्लम ये था कि अल्फा पार्टिकल जो हैं वो इनविजिबल होते हैं, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल दिखते नहीं है। तो अब भाई अल्फा पार्टिकल गया कहाँ, ये चीज को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने ना एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया। अब भैया तुम बोलोगे सर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या भला है, तो हम बताते हैं ना। देखिए एक ऐसा, एक पूरा ऐसा, पूरा स्फेरिकल, पूरा ऐसा सर्कुलर एक स्क्रीन लिया, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन एक ऐसे मटेरियल से कोटेड होता है, एक इसमें एक ऐसा मटेरियल का परत जमा होता है जिसपे कि अगर अल्फा पार्टिकल जाके टकराएंगे ना तो हल्का सा लाइट प्रोड्यूस होगा, है ना, फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं सिंटिलेशंस। क्या बोलते हैं? ये सब टेक्निकल टर्म है ना। जो फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट होगा ना उसको बोलते हैं सिंटिलेशंस। SCINTILLATIONS, सिंटिलेशंस। आई बात समझ में नहीं है? अच्छा, अब तुम बोलोगे सर फ्लोरेसेंट स्क्रीन को कौन से मटेरियल से ऐसा कोट करेंगे जैसे कि अल्फा पार्टिकल उसे टकराएगा तो सिंटिलेशंस क्रिएट होंगे, तो वो है बच्चे जिंक सल्फाइड। क्या है? जिंक सल्फाइड, ZnS, है ना, जिंक सल्फाइड। आई बात समझ में नहीं है? क्या अब तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा, जो गाइजर था, सीनियर रिसर्च एसोसिएट ऑफ रदरफोर्ड, जो नाम लिखे थे कुछ पहले, सबसे टीडियस काम, मेहनत का काम, देखो ये पूरा पूरा मेहनत वाला काम है, लेकिन देखो कितना मेहनत लोग किया, दिन में दिखते नहीं है, अंधेरे कमरे में एक्सपेरिमेंट किया। कहाँ किया? ठीक है, और फायर किया यहां से अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल जहां भी गया तो एक सिंटिलेशंस क्रिएट हुआ। अब वो कॉपी कलम लेके बैठा और नोट करता रहा कि कितने एंगल पे हमको कौन कौन सा अल्फा पार्टिकल मिला, मतलब कौन सा अल्फा पार्टिकल यहाँ गया तो यहाँ पे क्रिएट होगा सिंटिलेशन, जो अल्फा पार्टिकल यहाँ गया होगा तो यहाँ एक सिंटिलेशन क्रिएट हुआ होगा, जो अल्फा पार्टिकल सामने आया होगा तो यहाँ एक सिंटिलेशन क्रिएट हुआ होगा। अच्छा, ये पूरा ना पूरा ऐसा कवर्ड था, है ना, ये हम बनाए नहीं, ये पूरा ना ऐसा ऐसा कवर्ड था, ऐसा ऐसा पूरा ऐसा घूमा हुआ है। आई बात समझ में नहीं है? पूरा पूरी यहाँ तक। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं, कुछ फ्लैश यहाँ क्रिएट हुए इस जगह पर, उसने ये सारा काम माइक्रोस्कोप से देख देख के किया कि कहां पर सिंटिलेशंस क्रिएट हो रहा है, एंगल मेजर किया, और हर एक सिंटिलेशंस को मैन्युअली, मतलब कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं, मैन्युअली काउंट किया। सोचिए कितना टीडियस काम किया वो, ठीक है, और तब जाकर के कुछ ऑब्जर्वेशंस आए। अच्छा देखो, ये जो लाइन है ना, जिस लाइन पर अल्फा पार्टिकल चल रहा है, इस लाइन को हम बोल रहे हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस लाइन ना। देखो ये जो तुम्हारा ना, ये रेफरेंस है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर अल्फा पार्टिकल ऐसा गया है तो हम एंगल मेजर कर सकते, नहीं कर सकते हैं कि कितने एंगल से डिविएट किया। अगर सामने सामने चला गया तो एंगल 0 होगा, नो डिविएशन। अगर ऐसा गया है तो इतने एंगल से ज्यादा डिविएशन, और ऐसा गया है तो इतने एंगल से और ज्यादा डिविएशन। आए बात समझ में नहीं है? ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से अब देखो कम से कम इतना पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड फॉइल से टकराएगा तो क्या गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो अल्फा पार्टिकल कहां जाएंगे? एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन ये है कि लगभग सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए? पेनिट्रेट कर गए, आर पार चले गए। आया बात समझ में नहीं है? तुम इसको नोट डाउन करो, इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है ना। तो इधर हम नहीं मिटा रहे हैं, देखो इधर हम नहीं मिटा रहे हैं, इतने इतने पार्ट को मिटा दे रहे हैं ना। ऑब्जर्वेशन सबको यहाँ देखेंगे या लिखेंगे, क्योंकि इस इतने का हमको समझाने में काम आएगा। अब इतना पता ना कि ये जो ग्रीन वाली लाइन थी वो क्या था? अल्फा पार्टिकल, है ना, ये याद है कि नहीं है?
अब यहां देखो, अब ऑब्जर्वेशंस इन दिस एक्सपेरिमेंट है ना, ऑब्जर्वेशन देखो क्या क्या था, ऑब्जर्वेशंस, हेडिंग द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस कि व्हाट डू दे ऑब्जर्व्ड, एक बहुत ही फिनोमिनल चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो ये कि उन्होंने देखा कि लगभग सारे के सारे अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट सीधे सीधे पार कर गए, यानी कि उनका डिविएशन देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री ऑब्वियसली, ये 45 डिग्री, 30 20 होते होते देखो 0 डिग्री के जस्ट बगल में 1 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 99.86%, लगभग लोग 99.86% अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडेविएटेड, मतलब 1 डिग्री से भी कम डिविएशन के साथ पार कर गए, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा पार कर गए, स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, मतलब इतना कम डेविएशन कि वो 1 डिग्री से भी कम था, तो लगभग कितना होगी 0 डिग्री स्ट्रेट, कितने 99.86%। आई बात समझ में नहीं है, तो पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स most of the alpha particles passed the gold foil, passed the gold foil undeviated 99% से भी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिखो। अच्छा, तो कितना बचा 0.14%, कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 0.14%, जो बहुत बहुत कम है ना। देखो इसमें कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल का डिविएशन ना वो 1 डिग्री से ज्यादा था, ठीक है ना, सॉरी माय मिस्टेक, मतलब कि 60 से 70 डिग्री है ना, 60 से मतलब इतने एंगल पर, ठीक है ना। देखो देखो very few alpha particles deviated है ना, deviated by an angle more than 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री लिखो बस, है ना, more than 1 डिग्री। देखो अक्सर तो सीधे सीधे चले गए, बहुत कम 0.14%, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे गया है ना, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है ना। अच्छा, उस 0.14% में से बहुत थोड़े, मतलब एक तो वो खुद बहुत 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 कम है, उनमें से भी बहुत थोड़ा, उसका भी एक छोटा सा फ्रैक्शन ही एक लार्ज एंगल से मुड़ा, जैसे कि 60 या 70 डिग्री से। आया बात समझ में नहीं है, तो उसी पॉइंट में फुल स्टॉप देके कंटिन्यू करो कि आउट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज मतलब इनमें से, है ना, इनमें से भी, आउट ऑफ दीज सम डिविएटेड बाय एंगल्स 60 to 70 डिग्री, 60 to 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इस हम सारे ऑब्जर्वेशन को लिख रहे हैं, तो हर ऑब्जर्वेशन से क्या समझेंगे वो बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन है, बाद में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखो। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि बहुत रेयरली, बहुत बहुत कम ही ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ गया। देखो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा।
आए बात समझ नहीं है। तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से भी क्या हुए, ज्यादा मुड़ गए, यानी कि वो जिस तरफ से आए थे वो उधर ही मुड़ गए। देखो इधर से आए और इधर ही मुड़ गए। आए बात समझ नहीं है। अच्छा ये कितने अल्फा पार्टिकल थे, देखो इतने कम थे कि हर 8000 में एक, हर 8000 में 1 in every 8000 अल्फा पार्टिकल, इतना रेयर। ठीक है, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे ना उनका एंगल ऑफ डिविएशन मोर देन क्या था, 90 डिग्री था। और प्रिसाइजली बोले तो 1 in every 8000। ठीक है ना। देखो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू, थर्ड ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deviated, deviated, deviated by an angle, by an angle more than 90 degree, by an angle more than 90 degree, full stop। क्या टाइम हुआ नहीं आज? आज के इतना कंफ्यूजन लिखेंगे तो फिर आधा घंटा हो लगेगा लिखने में ना। तो देखो आई होप सो कि तुमको ये पूरा मॉडल, एक्सपेरिमेंटल मॉडल समझ में आया होगा और सारे इसके जो ऑब्जर्वेशंस है वो तुमको समझ में आए होंगे, है ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, अभी क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। चलो तो वी शैल मीट टुमारो, फिर आगे हम लोग देखेंगे।